गुड डे ऑल ऑफ यू। मैं महेंद्र सिंगारिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस पेंडेमिक दौर में जो हमारी प्राचीन या पूर्व वाली व्यवस्था, जिसमें हम ऑफलाइन, जहां पर हम क्लासरूम में जाते थे, पढ़ते थे, वो वाली व्यवस्था परिवर्तन होकर आज हम ऑनलाइन की ओर अग्रसर हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में मैं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को अग्रिम कक्षा बीए पार्ट फर्स्ट में उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। MDSU महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में 2 पुस्तकें हैं, जिसमें पहली पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी है और दूसरी पुस्तक प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, जिनमें हम मनु, कौटिल्य, शुक्र, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, M.N. रॉय, जयप्रकाश नारायण आदि प्रमुख राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि शिक्षण की 2 पद्धतियाँ होती हैं। शिक्षण में 2 पद्धतियाँ प्रमुख थे, आगमनात्मक विधि और निगमनात्मक विधि। इसको अगर हमें साधारण शब्दों में समझना है तो आगमनात्मक पद्धति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर हमें किसी सेकेंड या थर्ड फ्लोर पर जाना है तो हम सीढ़ियों का प्रयोग करेंगे। मतलब एक स्टेप से दूसरी स्टेप से पर, दूसरी स्टेप से तीसरी स्टेप पर और तीसरी स्टेप से चौथी स्टेप पर। लेकिन निगमनात्मक पद्धति उसके विपरीत है, जिसमें हम सीधा लिफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं। आगमनात्मक पद्धति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरलता से कठिनता की ओर जाया जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर प्रवेश, विशेष से सामान्य की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। लेकिन निगमनात्मक पद्धति इसके विपरीत है, जिसमें सब कुछ उल्टा होता है, जिसमें कठिन चीज़ें सबसे पहले बताई जाती है और सरल चीज़ें बाद में बताई जाती है। तो हम आपके इस स्तर को ध्यान में रखते हुए सरलता से कठिनता की ओर प्रवेश करेंगे, जिसमें हम आपके पहले पढ़ाए गए पाठों अध्यायों को पुनः चर्चा में लेंगे और उसी के आधार पर अपने पाठ्यक्रम की चर्चा बनाएंगे। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक विचारक का हम अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन में हम सबसे पहले मनु को लेंगे। मनु जिसे मानव जाति का जनक भी कहा जाता है, जो कि प्रथम विधिवेता मतलब एडवोकेट या वकील, प्रथम विधिवेता था। इसके अंतर्गत उसकी मनु की प्रमुख रचना मनुस्मृति का अध्ययन करेंगे। हिंदू की कानूनी साहित्य था, वो कितने भागों में विभक्त था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मनु के प्रमुख सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत के बारे में, मनु की षाटगुणी नीति, परराष्ट्र नीति, मंडल सिद्धांत, इसके साथ साथ वेद, उपनिषद, इनके बारे में, इनके अंदर क्या लिखा है, कौन कौन से वर्ण व्यवस्था थी, कौन कौन से नीतियाँ थी, कौन कौन से उपाय थे, कौन कौन से आश्रम थे, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले मनु की एक प्रमुख कथन, मनु का प्रमुख कोटेशन, जिसमें
मनु ने कहा है, राजा साम दाम और भेद की नीति का एक एक करके या सम्मिलित रूप से प्रयोग करके अन्य राज्यों को जीतने का प्रयत्न करें, युद्ध द्वारा नहीं, क्योंकि युद्ध से दोनों पक्षों का नाश हो जाता है, किंतु कतिपय परिस्थितियों में युद्ध अनिवार्य होता है। तब आवश्यक हो तो निशंक होकर युद्ध का भी आश्रय लिया जाए, यद्यपि यह धर्मानुकूल या सुयुद्ध होना चाहिए। ये प्रमुख कथन मनु का था। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम आप और हम पहले की कक्षा में पढ़ चुके हैं कि 4 नीतियाँ होती हैं, 4 नीतियाँ या 4 व्यवस्थाएं, जिसे हम साम दाम भेद और दंड, 4 नीतियों के बारे में हम अध्ययन इस अध्याय के अंदर करेंगे। ये 4 नीतियाँ। तो सबसे पहले ही मनु ने यह कहा है कि राजा को साम दाम और भेद नीति का अध्ययन करते हुए, दंड नीति का नहीं, साम दाम और भेद नीति का अध्ययन करते हुए, नीति का एक एक करके या सम्मिलित रूप में प्रयोग करके राज्यों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। कि राज्यों को अगर जीतना है तो इन नीतियों का प्रयोग करें, दंड नीति का प्रयोग नहीं करें। दंड नीति का मतलब युद्ध या आपसी विवाद करके उसे जीतने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए या युद्ध द्वारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध से क्या होता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों का नाश होता है। कतिपय, लेकिन अगर जरूरी परिस्थिति या कुछ ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर युद्ध करना आवश्यक होता है, जहाँ पर युद्ध करना आवश्यक है, तो वहाँ पर निशंक मतलब निसंकोच होकर बिना किसी शक के वहाँ पर युद्ध करना चाहिए। लेकिन वो युद्ध कैसा होना चाहिए? धर्म अनुकूल। धर्म अनुकूल मतलब अच्छी व्यवस्था के अनुरूप उसका वो युद्ध होना चाहिए। मतलब किसी भी परिस्थितियों में वहाँ पर धर्म के अनुकूल या धर्म के विपरीत परिस्थितियाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये था मनु का प्रमुख कथन। इसके आगे हम चलते हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि मनु भारत के महान स्मृतिकार थे, रचनाकार, स्मृतिकार, ठीक है। और उनकी प्रमुख जो कृति थी उसका नाम था मनुस्मृति। मनुस्मृति। तो उस समय हम बात करते हैं तो उस समय जो हिंदुओं की कानूनी साहित्य था वो 3 भागों में बटा हुआ था। पहला था धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीकाएं। ये 3 तरह के कानूनी साहित्य के 3 भाग थे। तो अब हम वापस, जैसा कि इस कोटेशन में आप देख रहे हैं, इस लाइन में हम देख रहे हैं कि हिंदुओं का कानूनी साहित्य 3 भागों में विभाजित है: धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीकाएं। इन तीनों वर्गों में धर्मशास्त्र का सबसे अधिक महत्व है। तो अब 3 जो कानूनी साहित्य के उस समय के जो भाग थे, उन तीनों भागों में सबसे प्रमुख प्रधानता किसी थी? धर्मशास्त्रों को थी। इसके आगे, और धर्मशास्त्रों में सर्वप्रथम स्थान मनुस्मृति या मानव धर्मशास्त्र का है। मनुस्मृति वही है जिसकी रचना मनु ने की थी। इसका मतलब ये है कि धर्मशास्त्र में सर्वप्रमुख स्थान मनुस्मृति को है, जिसके प्रणेता मनु हैं। मनु को वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में धर्मशास्त्र आदि का भी प्रणेता माना है। अब इसके आगे, जैसा कि इस आपकी स्लाइड के अंदर आ रहा है, याज्ञवल्क्य, गौतम, आप, स्तंभ, पाराशर, शंख आदि निर्मित स्मृतियों में भी मनु को आदि धर्म प्रणेता के रूप में मान्यता दी गई है। इस विषय में 2 मत नहीं है कि स्वयंभू मनु आदि धर्मशास्त्र प्रणेता हैं तथा धर्मशास्त्र विषय के समस्त ज्ञान उन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया है। मनुस्मृति को हिंदू कानून की संपूर्ण व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है। इसको अंडरलाइन करें कि मनुस्मृति क्या थी? मनु की रचना थी, जिसका मनु की, या इसे कह सकते हैं कि मनु की प्रमुख रचना या प्रमुख कृति का नाम क्या था? मनुस्मृति। और मनुस्मृति को हिंदू कानून की संपूर्ण व्यवस्था की आधारशिला मतलब बेस,
नींव कहा जा सकता है। और हिंदुओं की साधारणतया विधि साहित्य में भी इसे सर्वसम्मति से सर्वोच्च ग्रंथ माना या समझा जाता है। तो ये चीज़ है कि ये मनु द्वारा लिखित ग्रंथ मनुस्मृति सबसे उस समय का संपूर्ण कानून व्यवस्था की आधारशिला था। इसके आगे मनुस्मृति को हिंदू कानून की संपूर्ण व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है और हिंदुओं के साधारणतः विधि साहित्य में भी इसे सर्वसम्मति से सर्वोच्च ग्रंथ माना जाता है। इसका मतलब ये कि हिंदू साहित्य के अंदर मनु द्वारा लिखित ग्रंथ मनुस्मृति को सर्वोच्च ग्रंथ माना जाता है। मनुस्मृति केवल धर्मशास्त्र ही नहीं वरन एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन की व्यवस्था दी गई है। इसके अंदर ये चीज़ लाइन अंडरलाइन करना कि मनुस्मृति के अंदर मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन, मनु के संपूर्ण सामाजिक जीवन का मतलब ये है कि उसके द्वारा दिए गए प्रमुख विचार, सामाजिक व्यवस्था में उसके दिए गए सब प्रमुख विचार, जिसके अंदर आएगा कि 4 उपाय कौन से थे, 4 पुरुषार्थ कौन से थे, 4 आश्रम कौन से थे, 4 वेद कौन से थे, 4 वर्ण कौन से थे, 4 नीतियाँ कौन सी थी, आदि बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। जिस प्रकार 4 उपाय के बारे में साम दंड दंड भेद, 4 नीतियाँ भी कहते हैं इन्हें, 4 उपाय भी कहा जाता है इन्हें। 4 पुरुषार्थ के अंदर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन के बारे में हम आगे के अध्यायों में हम चर्चा करेंगे। और उसी प्रकार जैसे 4 आश्रम के बारे में पूछा जाता है तो 4 आश्रम कौन कौन से थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इसी प्रकार आगे हम चलते हैं तो 4 वेद, 4 वेद कौन से थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद थे। 4 वर्ण कौन से थे, वर्ण व्यवस्था जिसमें वर्ण होते थे 4, तो पहला वर्ण आता था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। इसी प्रकार 4 नीतियाँ या 4 उपाय जो मैंने पहले आपको बताया है, साम दाम दंड भेद, हम अमूमन इसी भाषा में बोलते हैं साम दाम दंड भेद, जबकि सही पर्याय उसका ये है साम दाम भेद और फिर सबसे लास्ट में आता है दंड। इन 4 नीतियों का हम अध्ययन करेंगे। इसी के बाद में सामाजिक व्यवस्था में 11 इंद्रियों का भी वर्णन किया गया है। 11 इंद्रियां, ध्यान करना, 11 इंद्रियां जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां होती है और 6 कर्मेंद्रियां होती है। ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियों के अंदर आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, त्वचा या चर्म कह सकते हैं इसे, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 6 कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां जिसके अंदर जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, वाणी और मन, जिसे कर्मेंद्रिय कहा जाता है। इसके आगे हम पढ़ते हैं मूलतः इसमें मतलब मनुस्मृति में मानव के सामाजिक जीवन के उन सिद्धांतों का विवेचन किया गया है जिसमें सभी कालों और देशों में लागू किया जाता है। तो ये कहा, अब इसके बाद में हम देखेंगे मनु द्वारा सब प्रमुख ग्रंथ कृति मनुस्मृति। मनुस्मृति के बारे में हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो उसमें ये कहा गया कि मनुस्मृति के बारे में अलग अलग जो विचारक थे, राजनीतिक विचारक उस समय के तत्कालिक राजनीतिक विचारक, उनका क्या क्या मत था कि ये ग्रंथ कितने साल पुराना है, कितने वर्ष पुराना है, कि मनुस्मृति में ईसा के कितने वर्ष पूर्व कहा गया है। अलग अलग जो राजनीतिज्ञ थे उन्होंने अलग अलग अपने अपने मत दिए गए हैं। ज्ञान की प्राप्ति किस क्रम में हुई है, कि सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किसको हुआ है और उसके तत्पश्चात किस किस को ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो ज्ञान प्राप्ति क्रम में हम देखेंगे उसकी आगे के अध्यायों में। तो उसमें हम ये बताएंगे कि सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का क्रम जो था मनु का था। मनु के बाद नारद को मिला है, नारद के बाद मार्कंडेय को, मार्कंडेय के बाद सुमति भार्गव को और भृगु ऋषि को। तो मतलब ये ज्ञान प्राप्ति क्रम, ज्ञान की प्राप्ति किन किन क्रमों में हुई है, इनके बारे में हम जानेंगे। और फिर बाद में जानेंगे कि मनु कौन था, उसके बारे में बाद में हम जानेंगे कि मनु कौन था, मनु के कितने पुत्र हुए, कितनी पुत्रियाँ हुई है
और हमारा जो है भारत राष्ट्र, उसका नाम भारत ही क्यों पड़ा, तो इसके बारे में हम आगे के अध्यायों में हम चर्चा करेंगे। मनु के बारे में मैं छोटा सा आपको अभी बिफोर इसी क्लास में बता दूं कि मनु कौन था। मनु मानव जाति का जन्म यह किया प्रमुख विधिवेत्ता। इसके पीछे एक कहानी है जो हम अगली क्लास में सुनेंगे कि मनु जो सबसे पहला मानव मनु है, तो वो कैसे हुआ, उसका जन्म कैसे हुआ, उसके बारे में। कि मनु के 2 पुत्रों 3 पुत्रियाँ हुई थी। मनु के 2 पुत्र जिसका नाम प्रियव्रत और ऋषभदेव था, और 3 पुत्रियाँ थी, उनका नाम आकुति, देवहूति, प्रसूति और दक्ष, ये 4 पुत्रियाँ थी। इसी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे कि धर्म क्या होता है, मनुस्मृति में कितने श्लोक थे, मनुस्मृति के सप्तांग सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि सप्तांग सिद्धांत 7 अंग। सप्तांग सिद्धांत में आपका थोड़ा बेस अभी क्लियर कर दूं कि सप्तांग सिद्धांत मतलब सप्त अंग, 7 अंग, मतलब राज्य के राज्य की व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए जिन व्यवस्थाओं का हम राजा को ध्यान रखना पड़ता है या राज्य को ध्यान रखना पड़ता है, उसे सप्तांग सिद्धांत कहा गया है। जिसमें सप्तांग सिद्धांत में 7 अंग आएंगे, सप्त अंग सप्तांग। और उसके आगे हम पढ़ेंगे 4 वेदों के बारे में, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, राजा के आवश्यक गुण क्या थे, राजनीतिक व्यवस्था में राजा की क्या स्थिति होती है, और राजा में किन किन देवताओं के कौन कौन से अंश का विद्यमान होता है, राजा का प्रमुख कार्य क्षेत्र या राजा के कार्य क्षेत्र क्या होते हैं। इसके साथ ही हम राज्य के प्रजापालन या लोक कल्याण के बारे में पढ़ेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह, अर्थव्यवस्था का संचालन, सामाजिक व्यवस्था का संचालन, न्याय की व्यवस्था, परराष्ट्र संबंधों का संचालन आदि बिंदुओं का हम अगले अध्याय में पूर्णतः विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही हम राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राज्य के सप्तांग सिद्धांत में सबसे पहला आता है राजा या स्वामी, फिर दूसरा बिंदु आता है मंत्री या अमात्य। तो उसके दूसरे बिंदु में हम मंत्री परिषद के बारे में, मंत्री परिषद का क्या दायित्व होता है, मंत्री परिषद का क्या अधिकार होता है, मंत्री परिषद की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होती है, मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली क्या होती है, मंत्री परिषद या मंत्रियों की क्या गोपनीयता होती है, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, कानून और न्याय के बारे में, न्याय व्यवस्था के बारे में, न्याय व्यवस्था में न्याय की निष्पक्षता पर बल, न्याय व्यवस्था का आधार आदि बिंदुओं का हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ इसी चरण में विभिन्न प्रकार के विवाद और उनकी न्यायिक प्रक्रिया क्या होती है, जिसमें हम मनु के समस्त विवादों को 18 श्रेणियों में विभक्त किया गया था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। राजकोष और अर्थव्यवस्था संबंधी विचारों पर अध्ययन करेंगे। प्रजा रक्षण का सिद्धांत, लाभ पर कर का सिद्धांत, राष्ट्रीय योजना का सिद्धांत, व्यथा मुक्ति का सिद्धांत आदि इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आगे का जो प्रमुख बिंदु आता है सप्तांग सिद्धांत के बाद में मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत के अंदर हम मंडल सिद्धांत के साथ साथ षाडगुणीय नीति, षाडगुणीय मतलब 6 गुणों वाला नीति का भी अध्ययन करेंगे, जिसमें बहुत से पुराने संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके साथ मैंने आपको पहले बताया था कि सामाजिक व्यवस्था जब आएगी उसमें उपाय में 4 उपाय मैंने आपको पहले बताए थे, 4 उपाय साम, दाम, भेद और दंड, इनका अध्ययन। फिर बाद में परराष्ट्र नीति, जिसमें दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम वर्ण व्यवस्था, जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों के बारे में, उनके चारों वर्णों के जो व्यक्ति हैं उनके क्या क्या कर्तव्य होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपके सब एक तरह से देख लीजिए कि ये पेपर जो फर्स्ट चैप्टर है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया
तो आगे की चैप्टर्स आपकी के जो अध्याय हैं उनमें आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यही आपकी नींव है एक तरह से देखा जाए तो। पॉलिटिकल साइंस में अगर मनु को पढ़ना और मनु के बाद में जो प्रमुख, मनु के बाद में अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो कौटिल्य में कम से कम आपको ध्यान देना है। तो क्योंकि इसका जो 80% से जो ज़्यादा पार्ट है वो सेम है, जिसमें आगे हम मनु में ही सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था को भी मनु ने 4 भागों में बांटा था। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और इनका हम डीपली और विस्तृत रूप से अध्ययन आगे के अध्यायों में, आगे की कक्षाओं में करेंगे, जिसमें मैंने बताया ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 प्रकार के आश्रम उस समय विद्यमान थे। इसके साथ साथ हम प्रमुख जो इस चैप्टर का नाम है मनु और अगला चैप्टर जो आएगा उसका नाम है कौटिल्य चाणक्य, है ना। तो उसके बारे में उन दोनों का कंपैरिजन, उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी हम इस अध्याय में करेंगे कि इन दोनों में क्या समानता है, क्या समानता है, उन दोनों विचारों में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि संप्रभुता, राज्य, राजधर्म और राष्ट्रीयता जैसे विचारों पर, हम प्रश्नों पर हम आपस में उनकी चर्चा करेंगे। मानव मात्र के कर्तव्य और स्वधर्म की बात अगर हम करते हैं तो उनके बारे में हम उनकी चर्चा करेंगे। यथार्थवाद, व्यवहारिकता और नैतिकता से जो विचार हैं उनके संबंध में हम उनकी आपस में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो इसके साथ ही ये आपका चैप्टर मैंने एक तरह से आपको पूरा शॉर्ट में समझा दिया गया है कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी। पुणे में आपको एक बार वापस रिपीट करता हूँ कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। और आपको मैं एक बार पहले ये बता दूँ कि ये चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर एक अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया तो सबसे आप सब चैप्टर को आप इजी वे आसानी से समझ सकते हैं। तो मनु में सबसे पहले आया मनु कौन था, मनु की प्रमुख रचना, मनुस्मृति। फिर बाद में उसका आएगा कि मनुस्मृति की जो है, मनुस्मृति के अलग अलग विचारकों ने क्या क्या उसके बारे में कहा है, कथन आएंगे। फिर बाद में मनु का हम सप्तांग सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसमें सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया मैंने कि सप्तांग सिद्धांत में 7 अंग होते हैं। फिर मनु की षाड्गुणी नीति, षाड शब्द है संस्कृत का, षड मतलब होता है 6, षड्गुण मतलब 6 गुणों वाली नीति का हम अध्ययन करेंगे। फिर बाद में आएगा मंडल सिद्धांत के अंदर 12 मंडलों की व्यवस्था दी गई है। परराष्ट्र नीति का संबंध आएगा। फिर बाद में जो मनु की सामाजिक व्यवस्था आएगी उसके अंदर 4 उपाय, 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 4 वेद, 4 वर्ण, 4 नीतियाँ। ये अगर आपने अच्छे से समझ ली तो आगे का अध्याय जिसमें मनु के साथ साथ अगला जो अध्याय आएगा उसमें कौटिल्य और शुक्र में यही व्यवस्था सेम की सेम दे रखी है कि उन्होंने भी, अब व्यक्तिगत परिचय थोड़ा चेंज हो सकता है, व्यक्तिगत परिचय चेंज होगा, बदलाव होगा उसमें। बाकी जो प्रमुख बिंदु आएंगे जैसे उपाय, आश्रम, वेद, वर्ण, नीतियाँ जो मनु ने बताई है सेम एज इट इज, कुछ परिवर्तन के साथ वो आपको हूबहू देखने को मिलेगा। अब हम अगले अध्याय में इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। गुड डे, थैंक यू।